हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एग्जाम में। आप यदि ट्रिपल सी या किसी भी अन्य गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस ट्रिपल सी के न्यू सिलेबस से आपको बहुत मदद मिलेगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आउटपुट डिवाइस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, जिसको कि आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको डिटेल में बताने के लिए इसको हम दो पार्ट में बनाने वाले हैं, जिसका कि ये पार्ट 1 है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं और ट्रिपल सी के एग्जाम्स में। तो आइए हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। ये कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो उसको भी देखना आप मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी को कंप्यूटर का याददाश्त भी कहा जाता है। मानव में कुछ बातों को याद रखने के लिए दिमाग होता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में डाटा को याद रखने के लिए मेमोरी होती है। यानी कि जिस तरह से हम किसी भी बात को, किसी भी चीज को, या फिर किसी भी तरह के वर्क को, किसी भी तरह के एक्टिविटी को हम अपने माइंड में सेट करके रखते हैं, याद रखते हैं, जैसे हमें हमेशा के लिए वो याद रहता है। उसी तरह कंप्यूटर मेमोरी भी होता है, जो कि यूजर द्वारा दिए गए डाटा को स्टोर करके रखता है और भविष्य में उसका यूज किया जा सकता है। मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है। सीपीयू का ये बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, पार्ट होता है। किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज होता है। कंप्यूटर में एक से अधिक मेमोरी होती है। हम उनको सामान्यतः प्राइमरी मेमोरी तथा द्वितीयक सेकेंडरी मेमोरी के रूप में वर्गीकृत करते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज क्या होती हैं। तो आइए आपको डिटेल में बताते हैं। आपके सामने हमने एक डायग्राम बना के रखा है आपके लिए, जिसके थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या होती हैं और इनका डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेमोरी के दो पार्ट को हमने डिवाइड करके दिखाया है आपको। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो तरह की होती हैं। फर्स्ट होता है वोलाटाइल, सेकेंड होता है नॉन वोलाटाइल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में, नॉन वोलाटाइल में, रोम के जो पॉइंट्स हैं वो है एम रोम, पी रोम और ईपी रोम और डबल ईपी रोम। तो इनको हम डिटेल में जानेंगे। तो इसी में जो वोलाटाइल मेमोरी होते हैं वो रैम के प्रकार होते हैं, जो कि होते हैं डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस रैम और स्टैटिक रैम। और इसी तरह से इसमें एक और मेमोरी होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैश मेमोरी, जो हमारे रिसेंटली यूज हुए डेटा को स्टोर करता है। तो अब हम जान लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आते हैं हार्ड डिस्क और सीडी रोम, सीडी रीड और राइट, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क और डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी। ये सारे सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। तो चलिए हम इनको डिटेल में जान लेते हैं। फर्स्ट हमारा प्राइमरी मेमोरी के बारे में आज जान लेते हैं और सेकेंड वीडियो में सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 है हमारा कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज का, और पार्ट 2 में आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम जान लेते हैं। इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि बीट अथवा बाइट क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो भी हम स्टोर करते हैं डाटा, जिस तरह का इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो 0 या 1 के फॉर्म में हम उसमें स्टोर करा पाते हैं। 0 तथा 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट कहा जाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम कहा जाता है इसको। संक्षेप में इसे बीट भी कहा जाता है। यह बीट कंप्यूटर की मेमोरी में घेरे गए स्थान को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कि कंप्यूटर मेमोरी में जो किसी भी डाटा को हम स्टोर करते हैं, तो जो सबसे छोटा से छोटा डाटा होता है वो होता है बिट। तो यहाँ पे हम कुछ स्टोरेज की यूनिट्स के बारे में डिटेल में जान लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 बीट, यानी कि जो हमारा बहुत छोटा सा बीट होता है, वो जो कि सबसे छोटा होता है और सबसे कम स्पेस को कवर करता है मेमोरी में, कंप्यूटर में। तो यहाँ पे होता है 1 बीट। 1 बीट को बाइनरी डिजिट कहते हैं, यानी कि 1 बीट इक्वल टू बाइनरी डिजिट। अब सेकेंड हमारा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 4 बिट्स, यानी कि 4 बिट्स जब मिलते हैं, 4 बिट्स एक बार जब मिल जाते हैं, यानी कि उतना 4 बिट जितना डाटा जब हम स्टोर करते हैं, तो 4 बिट इक्वल टू होता है 1 निबल। इसी तरह से जब हम 8 बिट्स का डाटा स्टोर करते हैं, यानी कि जैसे कि हमारे कोई छोटे से फाइल्स होते हैं, जो कि अगर आप मान लीजिए एक म्यूजिक होता है हमारा, तो वो 3 MB, 4 MB, 5 MB होता है। और कुछ छोटे से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो
वो केबी में हमारे आते हैं। तो उन्हीं तरह के ये स्टोरेज यूनिट्स हैं जो कि आपको अच्छे से समझ लीजिए। तो जब हमारे 8 बिट्स मिलते हैं, यानी कि 8 बिट्स जितना डाटा हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं या फिर कहीं पे रखते हैं, तो 8 बिट्स इक्वल टू होता है 1 बाइट। उसी तरह से 1024 जब बाइट्स के डाटा को हम स्टोर करते हैं या फिर कहीं पे रन कराते हैं, तो उसका मतलब होता है 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट, यानी कि 1 केबी। आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर 1024 बाइट्स हम मिलाते हैं तो ये 1 केबी बनता है। तो जब 1024 केबी हम यूज करते हैं अपने किसी भी वर्क में, उतने डाटा को जब हम रखते हैं तो वो होता है 1024 केबी इक्वल टू 1 मेगाबाइट, यानी कि एमबी। एमबी मतलब मेगाबाइट। इन सारे का फुल फॉर्म आपको दिया गया है यहाँ पे, जिसको कि आप देख के समझ सकते हैं कि केबी मतलब क्या होता है, एमबी मतलब क्या होता है। तो जब 1024 एमबी मिलते हैं, यानी कि 1024 मेगाबाइट्स जब मिलते हैं, तो 1024 मेगाबाइट्स इक्वल टू 1 गीगाबाइट होता है, यानी कि 1 जीबी होता है हमारा। तो जब 1024 जीबी यानी कि गीगाबाइट्स जब मिलते हैं तो उनका इक्वल टू होता है 1 टेराबाइट, यानी कि 1 टीबी होता है। इनको आप अच्छे से देख लीजिए या फिर अपने कॉपी में लिख लीजिए या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको इसके बारे में जानने में बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम प्राइमरी मेमोरी को जानेंगे। प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को अक्सर मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, यानी कि मेन मेमोरी कहते हैं हम इसको, जो कंप्यूटर के अंदर रहता है तथा इसके डाटा और निर्देश का सीपीयू के द्वारा तीव्र तथा प्रत्यक्ष उपयोग होता है, यानी कि इसके डाटा को सीपीयू यूज करता है। प्राथमिक मेमोरी अस्थिर मेमोरी होता है, यानी कि ये टेम्पररी मेमोरी होती है, यानी कि ये यूज के समय एक्टिव रहता है और जब हम यूज नहीं करते हैं, जब हम यूज करना बंद कर देते हैं तो ये अनएक्टिव हो जाती है। अस्थिर मेमोरी डाटा को अस्थायी रूप से कंप्यूटर ऑन होने से लेकर बंद होने तक ही रखते हैं, यानी कि जब हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है, जब उसमें इलेक्ट्रिक रन करता है, तभी तक वो प्राइमरी मेमोरी में डाटा स्टोर रह पाता है। अर्थात कंप्यूटर अचानक बंद होने या बिजली के जाने पर कंप्यूटर से डाटा नष्ट हो जाता है, इसलिए इनको अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, यानी कि ये टेम्पोररी मेमोरी है। अगला पॉइंट है हमारा प्राथमिक मेमोरी के प्रकार। प्राथमिक मेमोरी के 2 प्रकार होती हैं। फर्स्ट होता है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सेकेंड होता है रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी। तो इनके बारे में हम जान लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे कंप्यूटर को या फिर मोबाइल को चलाने में इनका बहुत ज्यादा यूज रहता है, और CCC के एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ध्यान लेते हैं। फर्स्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस मेमोरी को कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। इसमें कोई भी डाटा स्टोर नहीं रहता है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है, यानी कि स्टोर रहता है, जो कि टेम्पोररी रूप से होता है। और कंप्यूटर प्रोसेसर आवश्यक डाटा प्राप्त करने के लिए इस डेटा का उपयोग करता है, यानी कि किसी भी तरह का डाटा प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का प्रोसेसर इसको यूज करता है। और जैसे ही आप कंप्यूटर शट डाउन करते हैं वैसे ही सारा डाटा डिलीट हो जाता है, इसलिए रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। यानी कि जब अगर हम फोन में भी किसी एप्लीकेशन को यूज करते हैं, तो जिस समय हम उस एप्लीकेशन को यूज कर रहे होते हैं उस समय वो रैम पे रन करता है उसका डाटा, यानी कि उसका यूज रैम पे रन कर रहा होता है प्रोसेसर के थ्रू। और जैसे ही हम उस एप्लीकेशन को कट कर देते हैं तो वो रैम पे रन करना बंद कर देता है। तो इसी प्रकार रैम हमारे किसी भी बड़े से बड़े एप्लीकेशन को चलाने में हमारी मदद करता है। अब हम जान लेते हैं रैम के प्रकार के बारे में कि रैम कितने प्रकार के होते हैं। रैम 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है डायनेमिक रैम, सेकेंड होता है सिंक्रोनस रैम, और थर्ड होता है स्टैटिक रैम। तो इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। डायनेमिक रैम, इसे डी रैम के नाम से जाना जाता है। डी रैम में डाटा मेमोरी सेल से स्टोर होता है। प्रत्येक मेमोरी सेल में एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर होता है, जिसे थोड़ा थोड़ा डाटा स्टोर किया जाता है, लेकिन लगभग 4 मिलीसेकंड बाद मेमोरी सेल नियंत्रक मेमोरी को रिफ्रेश करते रहते हैं। रिफ्रेश करने का अर्थ है कि वह डाटा को रीराइट करते हैं। इसलिए डी रैम काफी धीमी होती है, लेकिन यह अन्य मेमोरी के मुकाबले कम बिजली खाती है और लंबे समय तक खराब नहीं होती है। अर्थात डायनेमिक रैम बार बार रिफ्रेश होने वाली मेमोरी है, इसीलिए ये धीरे वर्क करती है। तो सेकंड हमारा है सिंक्रोनस रैम। सिंक्रोनस रैम डी रैम से ज्यादा तेज होती है। इसकी यह वजह है कि यह डी रैम से ज्यादा तेजी से रिफ्रेश होती है, यानी कि उससे भी फास्ट रिफ्रेश होती है। वो थोड़ी स्लो होती है, ये उससे भी
ज्यादा तेजी से रिफ्रेश होती है। सिंक्रोनस रैम सीपीयू क्लॉक स्पीड के साथ रिफ्रेश होती है, इसलिए ज्यादा तेजी से डाटा स्थानांतरित कर पाती है। थर्ड हमारा स्टैटिक रैम, इसे यस रैम के नाम से जाना जाता है। स्टैटिक रैम कम रिफ्रेश होती है, इनको बहुत ज्यादा कम रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, लेकिन यह डाटा को मेमोरी में अधिक समय तक रख पाती है। यह डाटा को तब तक स्टोर रखती है जब तक सिस्टम को करंट मिलता रहता है, यानी कि जब तक हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी रहता है तब तक ये डाटा को स्टोर रख पाती है। यह बहुत तेजी से डाटा को एक्सेस करती है, यानी कि इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है और डाटा को जल्दी एक्सेस कर पाती है। स्टैटिक रैम को जब तक रिफ्रेश नहीं किया जाता है तब तक डाटा स्टोर रहता है। अब नेक्स्ट हमारे है सेकेंड वाला रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। अभी तक आपने रैम के बारे में जाना है और अब जानेंगे हम लोग रीड ओनली मेमोरी रोम के बारे में। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। ये सब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स की फुल फॉर्म बहुत जरूरी होते हैं, ट्रिपल सी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप सारे फुल फॉर्म्स अच्छे से याद रखिएगा। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। इसका डाटा केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें नया डाटा जोड़ नहीं सकते हैं। यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। इस मेमोरी में कंप्यूटर फंक्शनैलिटी से संबंधित दिशा निर्देश स्टोर रहते हैं। रोम के विभिन्न प्रकार होते हैं जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा एम रोम, सेकेंड होता है पी रोम, और थर्ड होता है ईपी रोम, और फोर्थ होता है डबल ईपी रोम। तो आगे हम इनके बारे में जान लेते हैं डिटेल में, ये कैसे वर्क करते हैं। फर्स्ट हमारा है एम रोम, यानी कि एम रोम का फुल फॉर्म होता है, आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसको आपको नोट करना है या फिर याद रखना है क्योंकि ये बहुत जरूरी होने वाले हैं। तो आप देखिए एम रोम यानी कि मास्क रीड ओनली मेमोरी। एम रोम का पूरा नाम होता है मास्क रीड ओनली मेमोरी। इसे मैन्युफैक्चरर्स द्वारा डिजाइन में ही प्रोग्राम किया जाता है, यानी कि जिस समय मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है डिवाइस का, किसी भी डिवाइस का, प्रोसेसर का, तो उसी के साथ इसको प्रोग्राम किया जाता है। एम रोम अन्य रोम की तुलना में सस्ती और कम स्पेस में ज्यादा डाटा स्टोर करने की क्षमता प्रदान करती है। ये बहुत सस्ती होती है और इसमें ज्यादा से ज्यादा डाटा स्टोर किया जा सकता है, मतलब इसकी डाटा स्टोर डेंसिटी अधिक होती है। अब सेकेंड वाला हमारा है, यहां पे आप देखिए पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इस मेमोरी यानी कि चिप में डाटा एक बार राइट किया जाता है जो हमेशा बरकरार रहता है। इस रोम में डाटा राइट करने के लिए विशेष उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें पी रोम प्रोग्रामर या पी रोम बर्नर भी कहा जाता है, और पी रोम में डाटा राइट करने की प्रक्रिया को पी रोम बर्निंग भी कहा जाता है। और हमारा थर्ड जो होता है ईपी रोम होता है, जो कि रोम के प्रकार है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, यानी कि आपको पता चल सकता है, इस रोम में उपलब्ध डाटा को इरेज यानी मिटाया भी जा सकता है। डाटा को मिटाने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रावायलेट लाइट एक प्रकार की लाइट होती है, प्रकाशीय किरण होती है, जिसका यूज हम इसके डाटा को मिटाने के लिए करते हैं। फोर्थ जो हमारा होता है वो है डबल ईपी रोम। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी रोम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसके नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं इसमें डाटा को मिटाने के लिए इलेक्ट्रिक का यूज किया जाता होगा, जिसका डाटा किसी इलेक्ट्रिकल चार्ज द्वारा मिटाया जा सकता है, जैसा कि आपको हमने बताया है, या अन्य रोम्स से थोड़ी धीमी होती है। ये थोड़ा स्लो काम करता है अन्य रोम के मुकाबले। तो अब हमारी प्राइमरी मेमोरी के कुछ विशेषताएं हैं जो कि आप जान लीजिए। प्राइमरी मेमोरी के जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं उन्हें आप देख लीजिए, इनमें क्या खूबियां होती हैं। यह मेमोरी अस्थायी होती है, यानी कि जब तक इसमें करंट मिलता रहेगा, जब तक इसमें लाइट रहेगा तब तक ये वर्क करेंगे। और प्राइमरी मेमोरी सीपीयू का भाग होता है, और पावर सप्लाई या काम खत्म होने के बाद डाटा स्वतः डिलीट हो जाता है इसमें। यह भी एक इसकी विशेषता है, पावर सप्लाई या काम खत्म होने के बाद डाटा स्वतः इसमें डिलीट हो जाता है। और आप ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से समझ के पढ़िएगा इसको। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
अतिरिक्त मेमोरी से तेज होती है, यानी कि और सभी मेमोरी से ये तेज होती है प्राइमरी मेमोरी। अब हम जान लेते हैं कैश मेमोरी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी एक प्राइमरी मेमोरी का प्रकार है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई है, यानी कि सीपीयू। यह केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई यानी कि सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसका हिंदी में अर्थ है केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, तथा मुख्य मेमोरी के बीच का भाग होता है। ये जो कैश मेमोरी होता है वो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच का भाग होता है, अर्थात प्राइमरी मेमोरी के बीच में होता है, सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में होता है, जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डाटा और निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है, जिस कारण मुख्य मेमोरी तथा प्रोसेसर के बीच गति अवरोधक दूर हो जाती है, क्योंकि मेमोरी में डाटा पढ़ने की गति सीपीयू के प्रोसेस करने की गति से काफी मंद होती है। कैश मेमोरी वो मेमोरी होता है जब हम कंप्यूटर में किसी डाटा को बार बार यूज करते हैं तो वो कैश मेमोरी में स्टोर हो जाता है, और जब भी हमें वो डाटा फिर से यूज करना होता है तो सीपीयू उसको बहुत जल्दी से रीड कर पाता है, अर्थात कैश मेमोरी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो कैश मेमोरी की कुछ विशेषताएं भी हैं फ्रेंड्स, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैश मेमोरी प्राथमिक स्मृति से तेज होती है। इसमें डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है, अर्थात ये भी टेम्पररी मेमोरी है। इसमें अधिकतर इस्तेमाल होने वाले प्रोग्रामों और कार्यों के निर्देश स्टोर रहते हैं, यानी कि ज्यादातर जो यूज करते हैं हम प्रोग्राम या फिर कोई भी काम, कोई भी डाटा ज्यादातर जो यूज करते हैं वो इसमें स्टोर हो जाते हैं। इसकी स्टोर क्षमता सीमित होती है, यानी कि इसकी स्टोर क्षमता कुछ MB तक ही होती है, जो कि कुछ लिमिटेड होती है। जैसे कि अगर किसी लैपटॉप में 2 MB कैश मेमोरी है तो वो ठीक ठाक वर्क करता है, उसमें कुछ डाटा को स्टोर करके रखता है और थोड़ा कम तेजी से वो वर्क करेगा। इसी तरह से जब 4 MB और 6 MB 8 MB और कैश मेमोरी होते हैं, उसी प्रकार के वर्क इनसे लिए जाते हैं। और कैश मेमोरी MB में ही होते हैं ज्यादातर, बहुत कम से कम MB में होते हैं, लेकिन बहुत फास्ट होते हैं। इनका स्टोरेज बहुत कम होता है, लेकिन ये बहुत फास्ट होते हैं। स्टोर्ड डाटा को बार बार साफ करना पड़ता है। स्टोर्ड डाटा को बार बार साफ करना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर हम फोन चला रहे होते हैं या फिर लैपटॉप चला रहते हैं, किसी ऐप को जब हम बार बार यूज करते हैं तो उस ऐप का जो रिसेंटली यूज हुआ डाटा होता है उनको ये कैश मेमोरी में स्टोर करके रख लेती है। चूंकि कैश मेमोरी बहुत कम होती है, 2 MB 4 MB 6 MB 8 MB इस तरह की होती है, तो इसलिए ये स्टोरेज जल्दी भर जाते हैं और इनको हमें कैश मेमोरी क्लियर करने की जरूरत पड़ती है, जो कि हम लोग फोन में जाके अपने कैश मेमोरी को क्लियर कर पाते हैं, क्लियर कैश करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम जानेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज के सेकेंड पार्ट को देखना मत भूलिएगा, जो कि ये पार्ट 1 है, और सेकेंड पार्ट हम आपको बहुत जल्द देने वाले हैं, तो उसको भी आप देखना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अब ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको स्क्रीन पे प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, तो उस पर आप क्लिक करके अंदर जाके उसके सारे वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि पार्ट 1 से आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे आपको, और इसमें आपको CCC से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।